Welcome to Y.MGMT Equity. So in our previous class we have completed estimation of revenue. तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, estimation of revenue देखा था। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स के बीच में। जो भी रेवेन्यू कॉन्सेप्ट था, जो हमने पढ़ा था, टीआर पढ़ा था, एमआर पढ़ा था, एआर पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, जहाँ से मैंने रेवेन्यू स्टार्ट किया था उस वाले वीडियो में मैंने आपको टीआर, एआर, एमआर सब पढ़ाया था, सब बताया था, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। तो वहाँ पे वो जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताती हूँ कि हम लोग कैसे कैसे रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए क्या है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो इस केस को पढ़ेंगे, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन आप जानते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की एक सेपरेट वीडियो भी हमने कवर की है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, एंड फर्म हमारी क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा मेन रोल इसी का है कि इंडस्ट्री प्राइस मेकर है एंड फर्म क्या है, वो प्राइस टेकर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, इंडस्ट्री अगर प्राइस बना रही है तो सारे फर्म्स को वो फॉलो करना होता है। परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, एंड सारे फर्म्स को वो प्राइस फॉलो करना होता है। यहाँ पे फर्म्स के पास कंट्रोल नहीं होता है कि वो अपने मतलब से प्राइस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दे। सपोज़ मान लीजिए कि अगर कोई फर्म है और वो प्राइस को इंक्रीज़ कर दे रही है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, प्राइस को इंक्रीज़ कर दे रही है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हमने एक और फीचर पढ़ा था। क्या फीचर पढ़ा था, देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ अ बायर एंड सेलर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं। अगर कोई भी फर्म अगर प्राइस को बढ़ा देती है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो जितने भी हमारे बायर होंगे वो दूसरे सेलर पे ट्रांसफ़र कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी फर्म अगर मान लीजिए अपने मन से प्राइस को कम कर देती है, जैसे इंडस्ट्री ने अगर किसी चीज़ की प्राइस 20 रखी है और किसी फर्म ने 10 रुपीज़ उसकी प्राइस कर दी अपने मन से, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं कि सेलर जो दूसरे सेलर होते हैं वो किसी भी दूसरे सेलर को प्राइस कम करके सेल करने देंगे ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस होगा। क्यों इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर होते हैं। इसी वजह से कोई भी अगर एक सेलर चाहेगा कि मैं प्राइस कम करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को, ज़्यादा से ज़्यादा बायर को ग्रैब कर लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कस्टमर बन जाए, मेरे प्रोडक्ट तब ज़्यादा सेल होंगे। तो इतने ज़्यादा मार्केट में सेलर होंगे कि उन सेलर की वजह से कोई भी दूसरा सेलर प्राइस कम करके सेल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडस्ट्री हमारी क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, इसीलिए इंडस्ट्री प्राइस बना के देती है, वही फॉर्म को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम लोग क्या देखेंगे, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देखिए हम क्या देखेंगे, व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स हमने देखे थे, इम्परफेक्ट कंपटीशन की भी एक सेपरेट वीडियो है, जस्ट गो थ्रू। इम्परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स ये थे कि पहला क्या था हमारा, कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, मतलब डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स किस तरीके से होते हैं, आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, कि सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग सोप का एग्जांपल लें, तो आप सोप में लक्स की बात करो या फिर डव की बात करो या पियर्स की बात करो, ये तीनों जो है ये सोप है, ये सोप का ही काम करते हैं। बट इनके फीचर्स की अगर बात करो कि लक्स के अंदर कुछ और फीचर्स है, डव के अंदर कुछ और फीचर्स है, एंड पियर्स के अंदर कुछ और फीचर्स है। तो इनका डिफ्रेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इनके स्पेसिफिकेशन के बेस पे। लक्स के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है, डव के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है, पियर्स के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग इनका क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट इनको किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट देखिए, था हमारा सोप ही, ठीक है, बट अलग अलग ब्रांड के,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट हमारे हेट्रोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, अपने फीचर के अकॉर्डिंग फर्म के पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनको कि अपने प्रोडक्ट के फीचर के अकॉर्डिंग वो प्राइस को थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप चॉकलेट्स की अगर बात करिए तो एक चॉकलेट आपका होता है जिसमें नट्स होते हैं, ठीक है, और एक चॉकलेट होता है जो विदाउट नट्स वाले जो आपके चॉकलेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि नट्स, किसी फर्म ने अपने चॉकलेट में नट्स डाले तो वो अपने चॉकलेट की प्राइस 20 रुपीज़ रख देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी फर्म ने प्लेन चॉकलेट वो बना रहे हैं, प्लेन चॉकलेट बना रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्राइस रहेगी वो 10 रुपीज़ ही होगी। क्यों? दूसरे फर्म ने जिसने नट्स डाले हैं उसने अपनी प्राइस बढ़ाई है, क्यों? क्योंकि उसने अपने चॉकलेट में कुछ वैल्यू का एडिशन किया है, ठीक है, एडिशन किया है, वहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स उसने और मिला के अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाया है। तो यहाँ पे फर्म्स के पास थोड़ी बहुत इस बात की छूट मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट के फीचर के अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते लेकिन कर सकते हैं। ठीक, तो दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आउटपुट को आप ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे आउटपुट को आप ज़्यादा सेल करेंगे और मार्केट में ज़्यादा आपको आउटपुट का मार्केट में सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में अगर इस चीज़ को देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री ने एक प्राइस फिक्स कर दी है पहले से। तो यहाँ पे फर्म चाहे आउटपुट ज़्यादा सेल करना चाहे या फिर कम करके सेल करना चाहे, उनको उसी प्राइस पे सेल करना होगा जो प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स की है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि प्राइस क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। फर्म चाहे 20 यूनिट सेल करे, 30 यूनिट सेल करे या फिर 10 या फिर 5 यूनिट सेल करे, फर्म चाहे कितनी भी सेल करे, उनको उसी प्राइस पे सेल करना है जो इंडस्ट्री ने पहले से फिक्स की है। और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे मार्केट में क्या होगा, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो फॉल करने लगेगी। आउटपुट मतलब जैसे कि मार्केट में अगर प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है ना कि मार्केट में अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उस चीज़ की प्राइस कम कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस केस को पढ़ेंगे। अब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहला हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है, तो AR एंड MR में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, एंड हमारी जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। इसी वजह से कोई भी फर्म कितना भी आउटपुट लेवल अपना बढ़ा दे या फिर घटा दे, मतलब कितना भी ज़्यादा सेल करना चाहे या फिर कितना भी कम सेल करना चाहे, जो प्राइस होगी वो रिमेन सेम रहेगी हर आउटपुट लेवल पे। मतलब ये कि कोई फर्म अगर 10 यूनिट पहले सेल करना चाहती थी और मान लीजिए 10 यूनिट को वो 50 रुपीज़ पे सेल कर रही थी, सपोज़ कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि वो चाहती है कि नहीं मैं 10 नहीं मैं 20 यूनिट्स में सेल करना चाहता हूँ, तब भी उसको उतने ही प्राइस पे उसको सेल करना पड़ेगा। या फिर अगर वो कम भी करना अगर चाहे ना, जैसे 10 से 5 कर दे, तब भी उसको उतने ही प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, वो प्राइस को टच नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारी इंडस्ट्री क्या होती है, वो प्राइस मेकर होती है, फर्म हमारी प्राइस टेकर होती है। मतलब फर्म कितने भी आउटपुट को सेल करना चाहे उसको सेम प्राइस पे सेल करना होगा। अ फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस, इट मीन्स द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट MR इज इक्वल्स टू AR। अब ये चीज़ समझ गए। जैसे कि मान लीजिए कि फर्म ने एक यूनिट सेल किया 10 रुपीज़ की, 10 रुपये पे उसने एक यूनिट को सेल किया। अब 2 यूनिट को जब वो सेल करेगा, ठीक है, 2 यूनिट को जब सेल करेगा तो 20 रुपीज़ पे सेल करेगा। अब यहाँ पे अगर एक यूनिट की प्राइस अब आप निकालें, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू आप निकालें, तो 20 डिवाइडेड बाई आप 2 करेंगे तो एक यूनिट की प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने एक यूनिट सेल किया था तो 10 रुपये पे ही सेल किया था, और जब आपने 2 यूनिट पे जब सेल किया तो एक यूनिट का जब आपने कैलकुलेट किया तो 10 रुपये पे ही कैलकुलेट किया। मतलब कि आपने जब एडिशनल यूनिट बेचा, एक और बढ़ा के जब आपने बेचा, तब भी आपने उसको 10 रुपये पे ही बेचा, ठीक है, 10 रुपये पे ही बेचा आपने। तो क्या हुआ, यहाँ पे MR और AR दोनों इक्वल है, ठीक है। कैसे?
एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू आपका वो होता है पर यूनिट जो आप सेल कर रहे हैं अपने आउटपुट को, उससे जो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपका एवरेज रेवेन्यू हुआ। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? आप एडिशनल यूनिट सेल कर रहे हैं तो उस पे जो आपको रेवेन्यू हुआ वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू हुआ। पर आप यहाँ पे ये देखिए कि आपकी प्राइस कांस्टेंट है, तो आप कितना भी एडिशनल यूनिट सेल कर दीजिए आपकी प्राइस तो वही रहेगी ना। इसी वजह से यहाँ पे AR इज इक्वल्स टू MR होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि AR एंड MR किस तरीके से इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में आप मैंने यूनिट्स लिए, ठीक है। सेकंड कॉलम में मैंने प्राइस एंड AR लिया है। देखिए प्राइस इज इक्वल्स टू AR होता है और ये कॉन्सेप्ट को पूरा मैंने आपको समझाया है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में आप देखिएगा उस वाले जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का पूरा टॉपिक कवर किया है उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाया है कि प्राइस इज इक्वल्स टू AR किस तरीके से होता है। आप वहाँ पे जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कोई प्रोडक्ट है और मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है? 5 रुपीज़ है। मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है? 5 रुपीज़ है। अब आप टोटल रेवेन्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्वांटिटी इंटू प्राइस होता है। ये चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू वाले टॉपिक में आपको समझाया था। तो यहाँ पे देखिए आप यूनिट्स को जब इंटू करेंगे प्राइस के साथ, आपने 2 यूनिट बेचा, 5 रुपये में बेचा, तो टोटल रेवेन्यू आपको कितना मिला? 10 रुपये मिला। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। जैसे 2 इंटू 5 आपका 10 आएगा, 3 इंटू 5 आपका 15 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू फर्स्ट केस में आपका कितना आया? 5 आया। क्यों? 5 इंटू 1 आपने किया। सेकेंड केस में आपने कितना आया? 5 इंटू 2 आपने किया, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आया? टोटल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? जब 1 यूनिट का गैप होता है, 1 यूनिट का जब गैप होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n-1। मतलब कि जिस यूनिट का आपको मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना होगा उस यूनिट का आप टोटल रेवेन्यू पहले लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 4th यूनिट का आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो 4th यूनिट का सबसे पहले आप टोटल रेवेन्यू लेंगे, कितना है? 20, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला क्या था? TRn-1, ठीक है। इसको माइनस करना है TRn-1 से। तो TRn-1 आपका क्या है? 3rd यूनिट, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है और 4 में से 1 गया तो कितना आया? 3rd, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 3rd यूनिट की आपकी TR कितनी है? 15 है। तो जब आपका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका 5 आएगा। इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे? पूरा मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कि MR भी आपकी 5 है एंड प्राइस भी यानी कि AR भी आपकी 5 है। तो इसी वजह से देखिए जब प्राइस आपका कांस्टेंट होता है, जब प्राइस आपका कांस्टेंट होता है तो आपका AR इज इक्वल्स टू MR हो जाता है। क्यों? इस वजह से क्योंकि प्राइस इज इक्वल्स टू AR भी होता है। मतलब ये प्राइस को हम लोग AR भी, एवरेज रेवेन्यू भी हम लोग मान सकते हैं क्योंकि मार्केट में जितनी प्राइस चल रही है कोई भी बायर जाएगा तो उतने पे ही खरीदेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड है। प्राइस यहाँ पे क्या है? आपकी फिक्स्ड है, इसीलिए आपकी मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। अब आगे चल के मैंने एक प्रॉपर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो यहाँ पे देखिए पहले कॉलम में यूनिट सोल्ड मैंने लिया है, सेकंड कॉलम में मैंने आपको AR लिया है, थर्ड में मैंने TR लिया है एंड फोर्थ में आपका MR लिया है। तो सबको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। AR को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं? TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। TR को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं? क्वांटिटी इनटू प्राइस। MR को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं? TRn-1 ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे क्या? AR TR MR जो कि मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था, ठीक है। अब इसको देखिए आपने ग्राफ पे जब इसको प्लॉट किया तो आप ये चीज़ देखिए हमने y एक्सिस पे क्या लिया? AR एंड MR लिया एंड AR इज इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। AR इज इक्वल्स टू प्राइस, जो 10 रुपीज़ है वो हमारी प्राइस है। यहाँ पे आप टेबल में देखिए 10 रुपीज़ आपकी क्या है? प्राइस है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? आउटपुट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू आपकी कितनी है? 10 है एंड मार्जिनल रेवेन्यू आपकी कितनी है? 10 है। हर केस में 10 है। जब आप 1 यूनिट सोल्ड कर रहे हो तब भी 10 है, जब 2 यूनिट सोल्ड कर रहे हो तब भी 10 है, जब 3 यूनिट सोल्ड कर रहे हो तब भी 3 है, जब 4-5 आप यूनिट सोल्ड कर रहे हैं तब भी 10 ही 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कर्व बन के आया है वो क्यों बनकर आया है? क्योंकि यहाँ पे AR एंड MR दोनों क्या है? कांस्टेंट है। दोनों क्या है? आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। और कितना भी आप आउटपुट सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितना भी आउटपुट आप सोल्व कर रहे हैं आपकी AR भी कांस्टेंट है एंड आपकी MR भी कांस्टेंट है, ठीक है।
1 यूनिट जब सोल्ड कर रहे हैं तब भी 10 ही रुपये पे, 2 जब सोल्ड कर रहे हैं तब भी 10 ही रुपये पे, 3 जब सोल्ड कर रहे हैं तब भी 10 रुपये पे, 5 जब सोल्ड करें तभी 10 रुपीज़ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल कर्व आपकी बन रही है। ठीक है, देन उसके बाद मैं अगर आपको बता दूं कि रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। सेकंड हम लोग क्या देखेंगे कि TR एंड MR के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है जब प्राइस हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चीज़ मुझे आपको ये और बतानी थी, अगर आप लास्ट वाले इसमें देखें, यहाँ पे देखिए कि AR एंड MR आपके क्या है, दोनों कांस्टेंट हैं, बट यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस के कांस्टेंट होने की वजह से एंड MR के कांस्टेंट होने की वजह से जो आपके TR में इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है। देख रहे हैं, सबके बीच में 10-10 का ही गैप है, तभी आपकी MR क्या है, 10 आ रही है। इसका मतलब सबके बीच में, सारे TR के बीच में आपके 10-10 की गैप है। तो यहाँ पर TR आपका इंक्रीज़ तो हो रहा है बट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, बस कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो इसको आगे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट अ प्राइस फिक्स बाय द मार्केट। जब प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कोई भी फर्म को कितनी भी क्वांटिटी सेल करनी हो अपने आउटपुट की, वो क्या करेंगे, उसी प्राइस पे सेल करेंगे जो प्राइस उनकी इंडस्ट्री ने उनको फिक्स करके दी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं। ठीक, एज अ रिजल्ट MR कर्व एंड AR कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी वजह से हमारी जो AR एंड MR कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि MR इज इक्वल्स टू AR एंड MR और AR क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गई, और वो हॉरिजॉन्टल कर्व उन्होंने बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या है, आपकी कांस्टेंट है, इसी वजह से कि एक्स एक्सिस की पैरेलल हो गई। सिंस MR रिमेन कांस्टेंट, TR आल्सो इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया अभी कि यहाँ पे MR क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या होती है, फिक्स्ड होती है, एंड प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। इसी वजह से TR क्या होती है, ऑल्सो इंक्रीज तो होती है बट कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे MR हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन द TR कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसी रीजन से अगर आप TR कर्व अगर आप बनाएंगे, जैसे कि लास्ट वाले में हमने क्या देखा था, AR MR देखा था, अब हम लोग TR कर्व को भी देखेंगे कि आप TR कर्व किस तरीके से बनाएंगे। तो अगर आप TR कर्व को बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि TR कर्व क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो आपका कर्व बनकर आएगा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन कर्व बनकर आएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, एज TR जीरो एट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट द TR कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। अब जैसे कि समझ सकते हैं आप कि कोई भी आउटपुट अगर आप सोल्ड नहीं करेंगे तो आपको रेवेन्यू भी तो कुछ नहीं होगा ना, मतलब कि ये जीरो आउटपुट अगर आप सोल्ड करते हैं तो आपका TR भी तो क्या होगा, जीरो होगा। इसी वजह से जब आप TR कर्व बनाएंगे तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब कि जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको ग्राफिकल एज वेल एज टेबलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया है। तो देखिए ये टेबल वही टेबल है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट सोल्ड दिया है, AR दिया है, TR दिया है, MR दिया है। AR को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं फिर से बता देती हूँ, क्या होता है, TR डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। TR को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस। एंड MR को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, TRN माइनस TRN-1। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, TR AR MR कैलकुलेट करेंगे। अब इसको देखिए कि हमने तीनों को ग्राफ पे प्लॉट किया, मतलब कि AR MR और TR तीनों को हमने ग्राफ पे जब प्लॉट किया तो यहाँ पे देखिए AR एंड MR कर्व तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया था कि क्यों ये हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अब TR कर्व देखिए ये क्या हो रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिवली ये स्लोप्ड हो रहा है, मतलब कि इस तरीके से नहीं जा रहा है, इस तरीके से कब जाता है, जब यहाँ ये क्या होता है, हमारा डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्यों ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन इस वजह से बन रहा है क्योंकि यहाँ पे MR हमारा क्या है, वो कांस्टेंट है, एंड MR के कांस्टेंट होने की वजह से TR इंक्रीज तो हो रहा है बट ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। देखिए हर TR के बीच में, चाहे वो फर्स्ट यूनिट की हो, चाहे सेकेंड यूनिट की हो, चाहे थर्ड यूनिट की हो, चाहे फोर्थ या फिफ्थ यूनिट की हो, हर TR के बीच में आपका क्या है, 10-10 का गैप है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या है,
अपवर्ड स्लोपिंग है और स्ट्रेट लाइन है। और ये जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ है, इसका भी रीज़न मैंने आपको बताया कि ये जीरो से इस वजह से स्टार्ट हुआ है क्योंकि जीरो अगर आउटपुट आप सोल्ड करते हो तो जीरो आउटपुट पे आपको रेवेन्यू भी जीरो ही होगा। ठीक है, इसी वजह से ये क्या हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, अपवर्ड स्लोपिंग है एंड स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि टीआर आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था इसका टीआर एमआर के बीच का रिलेशनशिप को। अब थर्ड आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड प्राइस लाइन। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस लाइन के बीच में आपको रिलेशनशिप मैं बताऊंगी। लास्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब ये कि हर लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर प्राइस कांस्टेंट है, जैसा कि प्रॉफिट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे आपकी प्राइस जो होगी, देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि आपकी प्राइस एवरेज रेवेन्यू की इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि आपकी प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और प्राइस अगर कांस्टेंट है तो P इज इक्वल्स टू ए आर आपका हो जाएगा। ठीक है, एंड ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। मैंने ये चीज़ आपको लास्ट स्लाइड में आपको बता दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर है एंड ए आर इज इक्वल्स टू एम आर है। ठीक है, अगर प्राइस आपकी एम आर की इक्वल है, मतलब कि प्राइस अगर ए आर की इक्वल है एंड ए आर आपकी एम आर की इक्वल है, इसका मतलब ये कि प्राइस आपकी एम आर के भी इक्वल है। अगर आपकी प्राइस अगर एम आर की इक्वल है, इसका मतलब कि प्राइस लाइन भी आपकी कितनी होगी, ए आर एंड एम आर की इक्वल ही होगी। ठीक है, इसी वजह से जो प्राइस लाइन जो है वो ए आर एंड एम आर कर्व के बराबर है। क्यों, क्योंकि आपकी पी इज इक्वल्स टू ए आर एंड ए आर इज इक्वल्स टू एम आर आपकी दी हुई है। ठीक है, also TR is equals to MR, so the area under MR curve और price line will be equal to TR। इसके अंदर की जो एरिया है ना, ये जो आपका एरिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एरिया जहाँ पर TR लिखा है, ये TR के इक्वल मानी जाती है। क्यों ये TR के इक्वल मानी जाती है, देखिए आपने OQ यूनिट सोल्ड किया, OQ यूनिट आपने सोल्ड किया कितने पे, OP रेवेन्यू पे। OP रेवेन्यू और मतलब OP प्राइस पे आपने OQ यूनिट आपने सोल्ड किया। ठीक है, तो टीआर को कैलकुलेट करते कैसे आप करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी आप करते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी आप करते हैं। तो क्वांटिटी आपकी कितनी है, OQ है। ठीक है, क्वांटिटी आपकी कितनी है, OQ क्वांटिटी है, और आपकी प्राइस कितनी है, OP आपकी प्राइस है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आप ये चीज़ देखें कि इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये आपका बना, तो इसी वजह से आपका क्या हुआ, ये टीआर हो गया। क्यों, क्योंकि OQ इंटू OP आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करके देगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द एरिया अंडर MR कर्व और प्राइस लाइन will be equal to TR if TR at OQ level of output is equals to OP into OQ is equals to area under price line। क्यों ये चीज़ हो गया, देखिए OQ आपकी क्वांटिटी हुई, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ किया, OP आपकी प्राइस हुई, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ किया, ये एक ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक आपकी TR हो गई। क्यों TR हो गई, क्योंकि यहाँ पर OQ क्वांटिटी आपने सोल्ड किया है OP प्राइस पे, इसी वजह से इसके अंदर का जो एरिया हो गया ये TR के इक्वल माना जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, TR इज इक्वल्स टू प्राइस अंडर एरिया अंडर प्राइस लाइन। ठीक है, TR इज इक्वल्स टू एरिया अंडर प्राइस लाइन। प्राइस लाइन के अंदर जो एरिया है ये TR के इक्वल होगी, मतलब टोटल रेवेन्यू के इक्वल होगी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ भी बता दिया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने तीन रिलेशनशिप को देखा है, किसके रिलेशनशिप को देखा, TR MR, AR MR एंड प्राइस लाइन एंड TR। ठीक है, इनके बीच का हम लोग रिलेशनशिप को हमने देखा है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, मतलब बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Welcome to y.mgmt equity. So today I'm going to start concept of revenue। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू बताने वाली हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू, जिसमें हम लोग टोटल रेवेन्यू पढ़ेंगे, एवरेज रेवेन्यू पढ़ेंगे एंड मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ेंगे। एज वेल एज हम लोग आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग रिलेशनशिप भी देखेंगे, AR MR TR MR ऐसा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली रेवेन्यू होता क्या है। तो बेसिकली रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो जब आप अपने गुड्स को सेल करते हैं तो उसके बदले में जो आपको मिलता है आपके कस्टमर से, तो वो आपकी क्या होती है, रेवेन्यू होती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, रेवेन्यू इज़ द इनकम दैट अ फर्म रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ अ गुड्स और सर्विस टू इट्स कस्टमर। मतलब ये कि रेवेन्यू वो इनकम होती है जो जो अपने फर्म में आप गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाते हो, जब आप उसको सेल करते हो तो जो आपको इनकम होती है वो क्या होता है, आपका रेवेन्यू होता है। ठीक है। आर इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। मतलब पी इंटू क्यू का मतलब क्या, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो रेवेन्यू को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। ठीक है। देखिए रेवेन्यू और प्रॉफिट जो आपका होता है ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। रेवेन्यू इज ए essential concept in the analysis of economy. Sales level has a direct impact on revenue. It means that if sales increase then revenue will also increase. ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने बताया था आपको कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को, उसके बदले में वो जो आपको पेमेंट करते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपकी रेवेन्यू होता है, वो आपकी इनकम होती है। ठीक है। अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आपकी सेल्स बढ़ेगी, जैसे कि आप प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कर रहे हैं या फिर सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, तो उसके बदले में जो भी आपको मिलेगा वो क्या चीज़ होगा, वो आपका इनकम होगा, वो आपकी रेवेन्यू होगी। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि रेवेन्यू इज़ नॉट एज द सेम एज प्रॉफिट है। रेवेन्यू क्या होती है, ये प्रॉफिट जैसा सेम नहीं होता। मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों एक नहीं होते हैं। रेवेन्यू इज़ द सेल प्रोसीड, हाउएवर प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। देखिए रेवेन्यू और प्रॉफिट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट में बेसिकली डिफरेंस ये होता है, जैसे जैसे कि मान लीजिए कि आप कॉस्ट लगा रहे हो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, आप कॉस्ट लगा रहे हो 20 रुपीज़ का आप कॉस्ट लगा रहे हो। ठीक है। और आपको उसके उससे रेवेन्यू आपको कितना मिला, आप 20 रुपीज़ लगा के कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हो और आप 30 रुपये में उसको बेच रहे हो। ठीक है। 30 रुपये में आप उसको बेच रहे हो, तो ये 30 रुपये जो है ये आपका क्या है, ये आपका रेवेन्यू है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप माइनस कर दोगे तो वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसीलिए रेवेन्यू मतलब कोई भी गुड्स और सर्विसेज सोल्ड करके जो आप प्रॉफिट अर्न कर, मतलब कि जो आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब आपको कुछ एक्सेस मिले। जैसे मान लीजिए कि आप 10 रुपये की एक पेन बना रहे हो और उसको 15 रुपीज़ में मार्केट में बेच रहे हो, तब ना आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 10 रुपये तो कॉस्ट आपने लगाई थी उसको बनाने में। तो जो कॉस्ट आपने लगाई थी वो आपको कस्टमर से मिल गई वापस। ठीक। इसके अलावा जो आपको मिलता है, इस एक्सेप्ट दिस कॉस्ट, आपको जो मिलता है, जो भी एक्स्ट्रा मिलता है 5 रुपये 10 रुपये, वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है। देर आर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या होता है, हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं रेवेन्यू में। हर लेवल पे ये होते हैं, 11th हो, 12th हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, हर लेवल पे आप ये चीज़ पढ़ोगे। टीआर, एआर एंड एमआर, ये क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब जैसे कि नाम से ही आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सबको सेल करने के बाद आपको जो पूरा एक लमसम अमाउंट मिल रहा है। लमसम क्या मतलब, ये समझिए कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के बाद जितना भी आपको टोटल अमाउंट आपकी इनकम हो रही है वो आपका टोटल रेवेन्यू हुआ। ठीक है। एआर क्या होती है, पर यूनिट को आप सेल कर रहे हैं, पर यूनिट को जब आप सेल कर रहे हैं तो एक पर यूनिट से जो आपको इनकम मिल रही है, ठीक है, पर यूनिट से जो आपको इनकम मिल रही है वो आपका क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू हुआ। मतलब पर यूनिट को सेल करने के बाद जो आपको इनकम हो रही है उस पर यूनिट से वो आपका एवरेज रेवेन्यू हुआ। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, मार्जिनल का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, एडिशनल। ठीक है। आप एडिशनल यूनिट को सेल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले आपने 1 यूनिट सेल किया, उसके बाद आपने 2 यूनिट सेल किया, तो जो आपने एडिशनल यूनिट सेल किया उसकी वजह से जो आपको इनकम हो रहा है, उसकी वजह से, उसको सोल्ड करने की वजह से जो आपको इनकम हो रहा है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, जिसको हम लोग एडिशनल इनकम भी बोल सकते हैं या फिर एडिशनल रेवेन्यू भी कह सकते हैं। तो ये इसको मैं आपको एक-एक करके बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे पहले आप देखिए कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, जो भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, उसको सेल करने के बाद जो आपको टोटल इनकम आपकी हुई वो आपका क्या होता है, टोटल रिसिट और टोटल रेवेन्यू आप उसको कह सकते हैं। ठीक है। इसको कैलकुलेट बेसिकली कैसे किया जाता है, टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्वान्टिटी इंटू प्राइस इसका फॉर्मूला होता है। क्वान्टिटी इंटू प्राइस मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 5 चेयर आपने सेल किया है, 5 चेयर आपने सेल किया है, 500 पे आपने सेल किया है। ठीक है।
तो 5 चेयर को अगर आपने 500 पे अगर आपने सेल किया है तो इसका पूरा जो आपका रेवेन्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 1000 नहीं होगा, ये 2500 हो जाएगा। ठीक है, 2500 आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपकी जो रेवेन्यू हुई वो रेवेन्यू आपकी कितनी हुई, रेवेन्यू आपकी 2500 हुई है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वांटिटी इनटू प्राइस करना होता है। ठीक, टोटल रिसीट आपका क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास गिवन कमोडिटी है, जो गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप सेल करना चाहते हैं, उसको जब आप सेल कर देंगे उससे जो आपको इनकम होगी वो आपका क्या होगा, रेवेन्यू होगा। ठीक है, उतनी क्वांटिटी को आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्राइस से, तो आपका टीआर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इफ़ अ फर्म सेल 50 टेबल, अगर मान लीजिए कि फर्म सेल करती है 50 टेबल 100 पे, मतलब 100 रुपये पे 50 टेबल बना के वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, देन द टोटल रेवेन्यू क्या होगी फर्म की, टोटल रेवेन्यू देखिए यहाँ पे क्या लिखी है, 50 इंटू 100, मतलब कि 5000 की रेवेन्यू हुई है उस बिज़नेस में। ठीक है, उस बिज़नेस को 50 टेबल को सोल्ड करने की वजह से 5000 की रेवेन्यू जनरेट हुई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था टोटल रेवेन्यू का, जहाँ पे हमने ये देखा कि जितने भी आपके पास गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है उसको जब आप सेल कर देते हैं तो सेल करने के बाद जो कस्टमर से आपको इनकम आपको मिलती है उस टोटल आउटपुट को सेल करने के बाद, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी रेवेन्यू होती है। तो एवरेज रेवेन्यू आपका क्या होता है, पर यूनिट आउटपुट को सोल्ड करने से जो आपकी इनकम होती है वो क्या होता है, आपका एवरेज रेवेन्यू होता है। पर यूनिट का मतलब समझ रहे हैं ना, एक एक यूनिट की यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। मतलब ये कि टोटल रेवेन्यू जो आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा और उसको जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वो एक आउटपुट की क्या रेवेन्यू आपको मिली है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5 चेयर आपने सेल किया, ठीक है, और उसको मान लीजिए कि आपने 200 पे सेल किया, तो उसकी टीआर कितनी हो गई, 1000 हो गई। ठीक, अब 1000 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से, 1000 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आपकी क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी। मतलब ये कि पर चेयर आपका 200 का सोल्ड किया गया है। ठीक है, मतलब पर चेयर की जो दाम थी वो 200 थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी, मतलब वो 200 थी उसकी प्राइस कितनी थी चेयर की, 200। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया है, जहाँ पे मैंने दिया है कि टी आर इज इक्वल्स टू 5000, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया था, लास्ट एग्जाम्पल वाला ही हमने आगे इसको कंटिन्यू किया है, जिसमें हमने टीआर निकाला था। उसी एग्जाम्पल में हम लोग एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट होकर 5000 आया था। ठीक है, एंड क्वांटिटी हमारी 50 थी, क्वांटिटी हमारी कितनी थी, 50 थी। अब आप एवरेज रेवेन्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी आर डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी, मतलब कि 5000 डिवाइडेड बाई 50 जब आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा 100। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि जब पर यूनिट आउटपुट को आप सोल्ड करते हैं तो उससे जो आपको इनकम होती है वो आपका होता है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एआर एंड प्राइस की जो मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस होता है, ये किस तरीके से होता है। तो मैं अगर आपको ये चीज़ समझा दूँ, जैसे मान लीजिए कि एक पेन है और उस पेन की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है, 10 रुपीज़ है, तो एक सेलर क्या करेगा, उस पेन को 10 रुपीज़ में सेल करेगा। ठीक है, उस एक सेलर क्या करेगा, उस पेन को 10 रुपीज़ में सेल करेगा। ठीक, जो भी कस्टमर आएगा वो उस पेन के लिए कितना पे करेगा, जब मार्केट में वो 10 में सेल हो रहा है तो वो कस्टमर आके 10 रुपीज़ पे करेगा सेलर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट में उस पेन की प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज़ थी। ठीक, कस्टमर ने पेमेंट कितना किया सेलर को, 10 रुपीज़ किया, तो सेलर का रेवेन्यू कितना हुआ, 10 रुपीज़ हुआ। ठीक है,
यही वजह है कि यहाँ पे ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस माना जाता है, होता है कि किसी भी कमोडिटी के जितनी भी प्राइस होगी उसी पे वो मार्केट में सोल्ड किया जाएगा, एंड जो भी कस्टमर हमारे होंगे उतनी ही प्राइस आकर पे करके जाएंगे। ठीक है, तो सेलर की जो रेवेन्यू होगी वो उतनी ही होगी जितना मार्केट में प्राइस है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस हो जाएगा। ठीक, ए आर एंड प्राइस आर सेम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए आर एंड प्राइस आर सेम। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था? क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए इसको किस तरीके से लाया गया है। ए आर इज इक्वल्स टू टी आर डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी हमने किया। कैसे हमने किया? देखिए, प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर आपका पहले से है। ठीक है, जब आपका ए आर इधर इधर आएगा इक्वल टू के, तो आपका टी आर इधर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में आपका क्या चला जाएगा? क्वांटिटी। क्यों डिवाइड में आपका क्वांटिटी चला जाएगा? क्योंकि जब आप इक्वल टू के दूसरी तरफ आप किसी चीज़ को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है वो चीज़ क्या होती है? डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, तो ये वाला जब आपने सॉल्व किया तो आपका क्या आया? सॉरी, इसको नहीं, आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपका क्या आया? आपका आया ए आर इज इक्वल्स टू टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मतलब जो कि मैंने आपको बताया ना कि टी आर इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस क्या होता है, ये टोटल रेवेन्यू का हमारा फॉर्मूला हो गया। जब आप प्राइस को इक्वल टू के जब इधर आप लेकर के आओगे, प्राइस को जब आप इक्वल टू के इधर लेकर के आओगे तो आपका टी आर क्या आ जाएगा? टी आर आपका क्वांटिटी के ऊपर आ जाएगा और क्वांटिटी आपकी नीचे चली जाएगी। क्यों आपकी नीचे चली जाएगी? क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी? डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ये वाला कैलकुलेट होकर आपका आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन 2 वी गेट ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू आपकी होगी टी आर की, क्वांटिटी की, जो भी आपकी वैल्यू होगी, आप जब उस वैल्यू को जब यहाँ पे आप रख देंगे, ठीक है, जब आप उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो आपका जो कैलकुलेट होकर आएगा, आप देखेंगे कि आपका जो ए आर है आ रहा है और टी आर डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी करने पर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो दोनों इक्वेट कर जाएंगी। वो दोनों क्या होंगी? इक्वेट कर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए, टी आर डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी क्या होता है? ये ए आर का फॉर्मूला है। ठीक है, टी आर डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी ए आर का फॉर्मूला है और ए आर हमारी प्राइस के इक्वल होती है, प्राइस के इक्वल होती है। इसी वजह से एक यूनिट की अगर आप प्राइस निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? टी आर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी आप करते हैं। एक यूनिट की प्राइस का मतलब आपका क्या हुआ कि एक आउटपुट की आपकी प्राइस, मतलब अगर कोई सेलर अगर पेन सेल कर रहा है 10 रुपीज़ का, तो यहाँ पे एक पेन की प्राइस कितनी हुई? 10 रुपीज़ हुई। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? उस पेन की प्राइस आ गई। और आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू वो होता है कि जब आप पर यूनिट को सोल्ड करते हो तो पर यूनिट को सोल्ड करने से जो आपको रेवेन्यू हुआ, जो आपको इनकम हुई, सेलर को मतलब जो इनकम हुई, वो एवरेज रेवेन्यू होती है। तो सेलर ने उस एक पेन को 10 रुपये में सेल किया, तो इसी वजह से यहाँ पे ये देखिए, ये क्या हो गई? पूरी दोनों इक्वेट कर गई। ठीक है, तो बेसिकली ए आर एंड प्राइस जो होती है, मतलब एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस जो होती है वो दोनों इक्वल होती है। इसको इक्वल इसलिए माना जाता है क्योंकि मार्केट में हमारी इंडस्ट्री जो प्राइस सेट करती है उसी प्राइस में मार्केट में उसको सेल किया जाता है। जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री होती है प्राइस मेकर। ठीक है, एंड जो भी फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। इंडस्ट्री ने अगर सेट कर दिया तो वो क्या कर सकते हैं? वो प्राइस को टच भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्री ने सेट किया उसी पे उनको सेल करना होगा। तो आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर मार्केट में किसी भी कमोडिटी की जो भी प्राइस रखी गई होगी 200, 300, 400, कस्टमर आके उतने पे ही सेल करेगा। ठीक है, उतने पे ही सेल करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपने ये देखा कि सेलर को जितना उस कमोडिटी की प्राइस होगी उतनी ही रेवेन्यू हुई, क्योंकि बायर ने उतना ही अमाउंट पे किया सेलर को। जैसे 200 रुपये की कोई चीज़ है तो बायर ने सेलर को 200 रुपये दिया और मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 200 रुपये है। तो यहाँ पे प्राइस और जो रेवेन्यू थी, ए आर एवरेज रेवेन्यू उस प्रोडक्ट की, वो क्या हुई? दोनों इक्वेट कर जाएंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो आपका AR होता है वो प्राइस के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से AR हमारे प्राइस के इक्वल होता है, कैसे होता है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। वैसे बेसिकली आपको बस ये जानने की ज़रूरत है कि AR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है, ठीक है। क्योंकि आगे जब हम लोग शेड्यूल पढ़ेंगे और जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तब वहाँ पे आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि AR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है, आगे समझने के लिए। यहाँ पे थर्ड टॉपिक देखिए, थर्ड टॉपिक हमारा क्या था, मार्जिनल रेवेन्यू था, मतलब थर्ड पॉइंट हमारा था मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल का मतलब क्या हुआ, एडिशन। मार्जिनल का मतलब क्या हुआ, एडिशन। जैसे मान लीजिए जब भी कोई बिज़नेस एडिशनल आउटपुट को सोल्ड करती है, एडिशनल आउटपुट को, तो उस आउटपुट को सोल्ड करने से जो आपको रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले एक आउटपुट को वो सेल कर रही थी, अब क्या कर रही है, अब दो आउटपुट को सेल कर रही है। तो जो दो आउटपुट को सेल करने से रेवेन्यू हुआ वो क्या हुआ, आपका एडिशनल रेवेन्यू आपका हो जाता है, ठीक है। तो एडिशनल रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है, द एडिशनल रेवेन्यू जनरेट बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर आप आउटपुट के एडिशनल यूनिट को आप सेल कर रहे हैं, मतलब कि आउटपुट के एडिशनल यूनिट को जब आप सोल्ड कर रहे हैं तो उससे जो आपको इनकम हुई वो आपकी क्या हुई, मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसका कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है, एम आर ऑफ nth टर्म। जिस n का मतलब क्या हुआ, MR ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू TR ऑफ nth टर्म माइनस TR ऑफ nth टर्म माइनस 1। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि आपको 8th यूनिट का अगर MR आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो 8th यूनिट की जो आपकी TR होगी, 8th यूनिट की जो टोटल रेवेन्यू आपका होगा उसको आप माइनस करेंगे। किससे माइनस आप करेंगे, जो 7th यूनिट की जो आपकी टोटल रेवेन्यू होगी उससे आप उसको माइनस कर देंगे। तो जो आपका आएगा वो आपका MR ऑफ nth यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए n मैंने क्या लिया है, 8 लिया है, और n-1 मैंने क्या लिया, 7 लिया है, मतलब 8th यूनिट एंड ये 7th यूनिट। अब टोटल रेवेन्यू हो सकता है 20 भी हो, 25 हो, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, एंड वहाँ पे 7th यूनिट का टोटल रेवेन्यू वो भी कुछ ना कुछ अलग होगा, ठीक है। तो जब आप उसका डिफरेंस निकालेंगे तो उसका डिफरेंस निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी nth यूनिट की, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ भी बताया है कि MRN का मतलब क्या हुआ, कि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट। TRN का मतलब क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू जिस यूनिट की यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मतलब 8th यूनिट की या फिर 7th यूनिट की, 6th यूनिट की, जिस भी यूनिट की आपको क्वेश्चन में बोला जाए कैलकुलेट करने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू, आप क्या करेंगी, उसकी उस यूनिट को आप लेंगे। मतलब कि 8th यूनिट को आपने लिया, सपोज मान लीजिए कि आपको बोला गया कि 8th यूनिट की मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप 8th यूनिट की ही TR को आप लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, 8th यूनिट की ही TR को आप लेंगे, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, यहाँ पे देखिए TR n-1 का मतलब क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n-1 यूनिट। मतलब n का हमारा मतलब क्या था, n हमने कितना लिया था, 8 लिया था। n में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपका 7 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 7th यूनिट की बात की जा रही है। 7th यूनिट पे जो आपका टोटल रेवेन्यू होगा आप माइनस करोगे किससे, 8th यूनिट के टोटल रेवेन्यू से, ठीक है। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे और जो आप डिफरेंस निकालोगे वो आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने दिया है, क्या लिखा है, इफ़ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ 100 टेबल इज़ 20,000। 100 टेबल को सेल करके 20,000 का हमारा क्या हो रहा है, इनकम हो रही है, मतलब रेवेन्यू हो रही है, TR हो रहा है, टोटल रेवेन्यू 20,000 हो रही है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेल ऑफ 101 टेबल, और 101 टेबल को सेल करके हमारा क्या हो रहा है, हमारी जो रेवेन्यू हो रही है वो 20,500 हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप 101 इस यूनिट की आपको क्या करना है, आपको MR कैलकुलेट करना है, ठीक है। 101 यूनिट को जो आपने सेल किया है उसकी आपको मार्जिनल रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू दी गई है
100 यूनिट की भी आपको टोटल रेवेन्यू दी गई है जो कि क्या है 20,000 है। एंड 101 यूनिट की भी आपको टोटल रेवेन्यू दी गई है जो कि 20,500 है। ठीक है, जब आप इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो इसका क्या आएगा आंसर 500 आएगा। तो ये 500 आपकी क्या हो गई 101 यूनिट की मार्जिनल रेवेन्यू हो गई। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए क्या दिया है मैंने यहाँ पे दिखा है व्हेन द चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज़ मोर देन 1। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी मार्जिनल कॉस्ट के वीडियोस में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला जो हम लोग पहले कैलकुलेट करने के लिए लगा रहे थे TRN-1 वाला जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे, वो फॉर्मूला हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ पे गैप 1 का हो। ठीक है, मतलब जब चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड मतलब कि जो आप आउटपुट को सेल कर रहे हैं उसमें मान लीजिए एक एक यूनिट का डिफरेंस ना हो। जैसे कि लास्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा क्या देखा 100 यूनिट का हमें दिया था टीआर एंड उसके बाद 100 यूनिट का हमें 101 यूनिट का हमें टीआर दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक यूनिट का डिफरेंस है। तो आप जब एक यूनिट का डिफरेंस रहेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे TRN-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ी थी यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए एक यूनिट से ज़्यादा का अगर डिफरेंस होता है तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ़ यूनिट। यहाँ पर डिवाइड होगा चेंज इन नंबर ऑफ़ यूनिट, ये वाली लाइन ऊपर चली गई है। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। इफ़ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 100 टेबल इज़ 20,000 एंड दूसरा आप देखिए पहले हमने 100 टेबल को सेल करने की बात की, उसके बाद हमने 110 यूनिट की सेल करने की बात की। तो यहाँ पे एक का गैप नहीं है, यहाँ पे 10 यूनिट्स का गैप है। ठीक है, 10 यूनिट्स का गैप है। तो 110 यूनिट को जब हमने सेल किया तो हमारा जो रेवेन्यू था वो 24,500 था। ठीक है, तो जब आप इसका मार्जिनल रेवेन्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू आपका कितना है 4,500 है एंड चेंज इन नंबर ऑफ़ यूनिट कितना है, यहाँ पे 10 का गैप है। मतलब कि पहले केस में हमने 100 टेबल को सेल किया था एंड दूसरे केस में हमने 110 टेबल को सेल किया था। तो यहाँ पर 10 का गैप है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 450। मतलब कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो आपकी 450 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं मार्जिनल रेवेन्यू में। अगर यूनिट सोल्ड में अगर मान लीजिए एक का अगर गैप है तब तो आप TRN-1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि यूनिट सोल्ड में अगर एक से ज़्यादा यूनिट का अगर डिफरेंस है, ठीक है 10 यूनिट का, मतलब एक से ज़्यादा कितना भी 2 3 4 5 कितना भी, तब आप क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने इस स्लाइड में आपको दिया है। ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ़ यूनिट। ठीक है, अब आगे देखिए मैंने आपको एक टेबल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया है TR AR MR को किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आपका यूनिट सोल्ड दिया हुआ है। फर्स्ट वाले टेबल में आप देखिए आपका यूनिट सोल्ड दिया है, कितना दिया है 1 2 3, 1 से स्टार्ट हुआ है 8 तक ख़त्म हुआ है। मतलब कि आपकी यूनिट सेल सोल्ड कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 केसेस मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। प्राइस आप देखिए कि जब आप एक यूनिट जब सेल कर रहे हैं तो एक यूनिट को आपने 15 रुपीज़ में इसको सेल किया। ठीक है, जब 2 यूनिट आपने सेल किया तो 12 रुपीज़ में सेल किया। जब आपने 3 यूनिट सेल किया तो 9 यूनिट में उसकी 9 रुपीज़ उसकी प्राइस हुई। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट में आपने क्या दिया है, जो मैंने फर्स्ट वाला कॉलम आपको दिया है यहाँ पे यूनिट सोल्ड एंड प्राइस मैंने आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि टोटल रेवेन्यू को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्वांटिटी इनटू प्राइस। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया 1 इंटू 15 15, 20 इंटू 10 20, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30, 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 2 16। ठीक है, ये आपका TR कैलकुलेट होकर आ गया। अब टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का आपका फार्मूला क्या होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल टू प्राइस। इसी वजह से TR डिवाइडेड बाय Q इज ऑल्सो इक्वल टू प्राइस। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको
TR मिल गया, ठीक है। TR को आप क्या करेंगे, क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 1, देन सेकेंड केस में 20 डिवाइडेड बाई 2, थर्ड केस में 24 डिवाइडेड बाई 3, फोर्थ केस में 28 डिवाइडेड बाई 4, फिफ्थ में देखिए 30 डिवाइडेड बाई 5, सिक्स में देखिए 30 डिवाइडेड बाई 6, और सेवन्थ में देखिए आप 28 डिवाइड बाई 7, एंड एट्थ में देखिए 16 डिवाइड बाई 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप एवरेज रेवेन्यू इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि बहुत इजी है, ठीक। अब थर्ड देखिए, जो मैंने आपको अभी समझाया, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। जब आप एडिशनल यूनिट को जब आप सेल करते हैं तो उसकी वजह से जो आपको इनकम होती है, यानी कि जो आपको रेवेन्यू होती है, वो आपका क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है उसको। इसका फॉर्मूला अगर आप देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या है, MRN, एन का मतलब nth यूनिट की यहाँ पे बात करें। अच्छा, nth यूनिट जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए nth यूनिट ये हो गई, ये हो गई, जो मतलब कि यूनिट सोल्ड आप कर रहे हो ना, ये आपकी nth यूनिट की जगह आपको दी रहेगी, ठीक है। आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 6th यूनिट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 6th यूनिट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस 1, ठीक। जब आप इसको करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे देखिए टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट आपको लेना है, तो कैसे आप लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट यूनिट पे, जो फर्स्ट यूनिट हम लोग से सोल्ड कर रहे हैं, मतलब एक यूनिट जब हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है nth यूनिट का, मतलब कि फर्स्ट यूनिट का टोटल रेवेन्यू कितना है, 15 है, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 कितना है हमारे पास, इसके ऊपर का तो हमें दिया नहीं है, इसके ऊपर का तो हमें पता नहीं है, मतलब कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है, एक यूनिट को सेल करने से हमने स्टार्टिंग की है। अब इससे तो कम कुछ नहीं हो सकता ना, इससे तो कम कुछ नहीं हो सकता, जीरो यूनिट पे आपको रेवेन्यू तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में अगर आप इसको देखिए, तो यहाँ पे जब आपने फॉर्मूला लगाया तो टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट कितना है आपका, 15 है, एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस 1 0 है आपका। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो मार्जिनल यूनिट ऑफ nth यूनिट मतलब मार्जिनल यूनिट ऑफ 1 यूनिट आपका कितना आया, 15 आया। इसी तरह आप सेकेंड देखिए, जब आप दो आउटपुट आप सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए दो आउटपुट जब आप सोल्व कर रहे हैं, तो दो आउटपुट का मार्जिनल रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करना है कि सेकेंड यूनिट पे आपको कितना मार्जिनल रेवेन्यू हुआ है। तो सेकेंड यूनिट पे आपको टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, पहले आप इसको देखिए, तो आपको टोटल रेवेन्यू हुआ है 20। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे फर्स्ट यूनिट के टोटल रेवेन्यू से, जैसा कि फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल रेवेन्यू हमें कितना हुआ है, 15। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम एज आप जितने भी 8th यूनिट होंगे, चाहे 9 यूनिट होंगे, कितने भी यूनिट आपको होंगे, आपको इसी फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। तो आज की क्लास में मैंने क्या स्टार्ट किया था, आज की क्लास में मैंने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, जहाँ पे मैंने रेवेन्यू की मीनिंग TR, AR, MR सारी चीज़ें मैंने आपको कवर किया, एज वेल एज मैंने आपको कैलकुलेशन भी सिखाया। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है तो जस्ट कमेंट मी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।